मनी मंथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ग्रेटर नोएडा में हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर में, और बात हम कर रहे हैं भविष्य की मैनेजमेंट की। एमबीए का भविष्य जो है वो क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भविष्य को सुधारने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस समय है कि एक रेगुलेटरी बॉडी हमारी हायर एजुकेशन के लिए वो होनी चाहिए, और उसमें भी मेरे ख्याल में बड़ी विडंबना यह है कि इतने बड़े डॉक्यूमेंट में जो कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने बनाया है, उसमें सिर्फ 2.5 पेज जो है वो मैनेजमेंट को दिया गया है। तो उनको ये लगता होगा ये तो खुद मैनेज कर लेंगे, इनको मैनेज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी बहुत हमें जरूरत जो इस समय है, ग्रेडिंग की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस का जो विस्तार है उसकी जरूरत है, और वो इसलिए है कि इस समय हिंदुस्तान में आप देखें, आप किसी भी बुधवार के दिन अखबार उठा लीजिए बड़े, और आपको उसमें 16, 18 पेज के जो हैं वो पुल आउट्स मिलेंगे, और उन पुल आउट्स में सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के आपको इश्तिहार मिलेंगे, बीबीए एमबीए हर तरह के इश्तिहार मिलेंगे, और सबके जो एड्रेस हैं वो सिर्फ देश के हाईवेज के ऊपर है। ये जो स्प्रेड है इसको भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। जहां पर ग्रोथ हो रही है, जैसा हमने आपको बताया, वहां पर कम है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आप देखें तो तमाम मशरूम की तरह मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो खुल गए हैं। रेगुलेटरी बॉडी ये एक बड़ा है। आप रेगुलेटरी बॉडी में भी काम कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि एआईसीटी और ये सब जो हमारे यहाँ है इसको खत्म करके एक नई संस्था, जैसा कि नॉलेज कमीशन में कहा गया है, MEE मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल एंटिटीज, एक नया सिस्टम बनना चाहिए? अभी हमारे मानव संसाधन मंत्री ने एक अच्छा काम किया कि इस बार पहली बार नई मैनेजमेंट संस्थानों के अप्रूवल में किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार को उन्होंने नहीं होने दिया। उसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ई गवर्नेंस को लागू करने की कोशिश की। ई गवर्नेंस में बहुत सारी परेशानियां आई संस्थाओं को, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्टर राज जो होता था, जो कि खुलेआम पैसा मांगकर घटिया संस्थानों को अप्रूवल देते थे, उस पर रोक लगाने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अगले संसद के सत्र में एक बिल ला रही है, और उसमें सारी रेगुलेटरी बॉडीज को खत्म करके एक नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अगर ये कमीशन सरकार को भ्रष्टाचार को, नौकरशाही को, दखलंदाजी को दूर करके ऑटोनॉमी देनी होगी शिक्षा शास्त्रियों को। प्रोफेसर मल्होत्रा, अमेरिकन एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में कि हाउ टू मैनेज हायर एजुकेशन? ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब ने जैसे फरमाया कि गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है इन मैनेजमेंट एजुकेशन में वो बिल्कुल खत्म करना होगा। यूएस में भी बिल्कुल यही सिस्टम है। वहां पर अक्रेडिटिंग बॉडीज हैं जो कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट करती हैं, उन्हें अक्रेडिटेशन देती हैं। जैसे AACSP है, वहां की अक्रेडिटिंग बॉडी है, जो कि इवन यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी अप्लाई कर रही हैं उसके लिए। वो उनमें जो मेंबर्स हैं वो लोग सब एकेडमिशियंस हैं, वो आके इवैल्यूएट करते हैं आपके इंस्टीट्यूट को, और अगर उसमें कोई चीज नीचे है तो उसको ऊपर लाने की रिकमेंडेशन देते हैं। आपकी फैकल्टी, आपके रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं, उसके बेसिस पे आपको अक्रेडिटेशन दी जाती है, मान्यता दी जाती है, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। तो वो जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छे से वर्क किया है उस कंट्री में, जिससे कि दैट्स व्हाई कि वो वर्ल्ड नोन एजुकेशन इसमें प्रोवाइड करें। अगर यहाँ भी ये सिस्टम हो जाए अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट, मेरे ख्याल में वो होता। राजीव सहदेव, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हालांकि हम लोग सारा ब्लेम एमबीए इन क्राइसिस का या तो सरकार के मत्थे मड़ देते हैं या किसी एक्सटर्नल वेरिएबल के थ्रू, लेकिन मैं 2 स्टेक होल्डर्स को मानता हूं कि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट बॉडी, उनको रादर देन बीइंग पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्हें एक्टिवली इंफॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए, देखनी चाहिए, उनका एक रोल है। और इसीलिए हमारा पोर्टल mbauniverse.com और इस तरह के और पोर्टल एक्टिवली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर खोला और आपको जो पहला ऐड दिखा, आपने वहां अप्लाई कर दिया और फिर आपने सिस्टम को ब्लेम किया, तो एक ये इशू है। दूसरा इशू है मीडिया। आई थिंक मीडिया को हैज टू हैंडल दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी सोसाइटी का, एजुकेशन। और अभी तक जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई है सब्जेक्ट पे, चाहे वो एमबीए रैंकिंग की बात करें, जहां पर सरासर अत्याचार हो रहा है और हुआ है पिछले 15 साल। एजुकेशनल अत्याचार, अभी तक इमोशनल अत्याचार जी फिल्म में था। हाँ, तो मीडिया का एक रोल है, और मीडिया को
काफी सेंसिटिवली इस इशू को देखना चाहिए। दिस इज नॉट येट। मेरे ख्याल में ये आपने जो बात उठाई बिल्कुल ठीक, और आप जैसे लोग जब तक इस बात को नहीं उठाएंगे वो नहीं होगा। हम जो हैं वो देखते हैं इस समय हिंदुस्तान में, आपको बता दूं मैं कि प्रिंट मीडिया में सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजर जो है, और आपको हम अभी आंकड़े दिखाएंगे आपके स्क्रीन पे, सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजर है वो पेप्सी, कोक, हिंदुस्तान लीवर, इस तरह की कंपनीज नहीं है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। यानी कि कंज्यूमर गुड्स, जिसमें कि आपके गुड्स भी शामिल हैं, आपके गुड्स भी शामिल हैं, आपकी सर्विसेज शामिल हैं, वो इतना एडवर्टाइज नहीं करते जितना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। और उसमें जो घालमेल जो है, हर साल जैसे पहले एक फिल्म फेयर अवार्ड होता था हमारे मुल्क में जो कई साल से चल रहा था, उसके बाद में फिर एक के बाद एक अवार्ड शुरू हो गए। अब इतने सारे अवार्ड है किसी को कुछ नहीं मालूम। तो पहले एक स्टैंडर्ड था कि फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया अमिताभ बच्चन को इसके लिए, उसके बाद में किसी मैगजीन XYZ ने अपना अवार्ड शुरू कर दिया, फिर किसी वेबसाइट ने अपना अवार्ड शुरू कर दिया, फिर किसी टेलीविजन चैनल ने अपना अवार्ड शुरू कर दिया। तो उसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और यही हाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है। आप में से कितने लोग ये पढ़ करके मैगजीन में कि कौन से टॉप 20 में है, टॉप 10 में है, उसे देखकर एडमिशन लिया यहां पर? देखिए, लोग उसको सीरियसली लेते हैं, जबकि हमारे पास में कोई एक रेगुलेशन नहीं है। आपकी इंडस्ट्री में अगर अवार्ड कोई देता है, बेस्ट फोटोग्राफी इक्विपमेंट का अवार्ड देता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है बाकायदा, उसकी स्टडीज होती हैं, कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और तब आपको बताती है कि ABC विच प्रोडक्ट इज गुड। क्या आपको लगता है कि उसी तरह से यहां पर होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जहां तक कंपैरिजन का सवाल है, इतने MBA इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई एक यार्डस्टिक नहीं है कॉमन जिसकी वजह से हम कंपेयर कर सकें अदर देन टॉप 20 टू सम एक्सटेंट उनकी रैंकिंग के एंगल से। जहां तक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का सवाल है, दो चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा। पहला ये कि इंडिया एक ऐसा ही पहला ही शायद कंट्री बचा है, आखिरी कंट्री बचा है जहां MBA के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट MBA के लिए है एक्सपीरियंस। एंड मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि ये कंडीशन होनी चाहिए, चाहे रेगुलेटरी हो चाहे वॉलंटरी हो, कि हाई वेटेज हो एक्सपीरियंस की। जब तक कोई स्टूडेंट को 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, MBA की नॉलेज, MBA की स्किल्स एंड MBA की लर्निंग रिलेटेबल हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ इंटरनल सिस्टम जो चेंज करने की जरूरत है वो भी करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं, मोज़ोबिया और न्यूक्लियस इंडस्ट्री दोनों उस एरिया में आते हैं जहाँ पर सरकार ने कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं रखा है, और उसकी वजह से दोनों ही जो सेक्टर हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्नति की है। और हम कहेंगे रेगुलेशन लगाएंगे, वो कहेंगे देखिए आप इनको कि इनके ऊपर रेगुलेशन नहीं था, दोनों सेक्टर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही दलील है? नहीं, मैं जैसा समझता हूं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल थोड़ा सा इंडस्ट्री से हटके है। दूसरा, हमारा जो MBA का रोल है या MBA स्टूडेंट्स का या इंस्टीट्यूशंस का, वो है कि एंटरप्रेन्योर डेवलप करना। बेसिकली अभी जो इनटेक हो रहा है इंस्टीट्यूशंस में, वो हाइप की वजह से हो रहा है कि शायद यहाँ से MBA करने के बाद कौन सी बड़ी MNC आएगी और कौन सी कितनी बड़ी गाड़ी मिलेगी और क्या कंपेंसेशन होगा। जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो डेवलप होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पा रही हैं। इसलिए ये जो रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत काफी ज्यादा है। मेरे ख्याल से ये एक तरह की दिशा दिखाएगी, जो कि सरकार ने बोला है कि 50% इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स बाकी होने चाहिए। विष्णु दुसाद, क्या आपको लगता है कि रेगुलेशन जरूरी है? क्योंकि ये इंडस्ट्री नहीं है, पढ़ाई लिखाई जो है वो साबुन बनाने के बराबर नहीं है। तो उस पढ़ाई लिखाई पे साबुन बनाने में ठीक है, आपने खोल दिया कोई बात नहीं, आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में बोल दिया कोई बात नहीं, IT में बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा की जब बात आती है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशन चाहिए होगा। नहीं, रेगुलेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। वो इस वजह से भी है क्योंकि हम लोग समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अगर हम पूरे मास को देखें, ऊपर का 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% तबका पढ़ा हुआ होगा, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ये समझ पाना है कि ये
जो ऐड आया है वो सही है या गलत है। और उस स्थिति में जब कोई रेगुलेटरी बॉडी उस पर अपना अंकुश लगाएगी कि आप गलत ऐड नहीं दे सकते और आपको प्रॉपर तरीके से रैंकिंग होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपका एक्रेडिटेशन होना चाहिए, तभी वो हम ठीक से चला पाएंगे सिस्टम को। ये बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो एडवर्टीजमेंट और फ्री मार्केट जो एजुकेशन में है, इस पर थोड़े से लगाम की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये सभी लोग जो हैं वो इसको मानते हैं। अभी कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा कि एजुकेशन में 5% से ज्यादा विज्ञापन पर जितनी किसी संस्था की आय है, उसका एक प्रतिशत निश्चित होना चाहिए ना, कि आप ये नहीं आप मनमाना खर्च करते रहे विज्ञापन पर। और विज्ञापन की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए भी एक एडवर्टाइजिंग काउंसिल है, वो क्या कर रही है हमको आज तक नहीं मालूम। जितने दावे क्योंकि लोग फर्जी संस्थाएं करती हैं उनके प्रति आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जो कंज्यूमर है ना, वो उसकी अगर टमाटर का केचप उसका खराब होगा तो जाकर के वो कंज्यूमर कोर्ट चला जाएगा, लेकिन पढ़ाई खराब होगी तो कोई भी कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाता। ये उसमें समस्या है। वरना एस्की जो है वो अच्छा काम करती है। एडवर्टीजमेंट आप समझ सकते हैं कि कोई 250 के आसपास एडवर्टीजमेंट पिछले साल एस्की ने विड्रॉ किए हैं, रिकॉल किए हैं, लेकिन वो इस पर जो लोग जो हैं वो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। अभी कुछ देर में हम पे हाजिर होते हैं। और यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है और रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी है लड़कियों की, लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि MBA इंस्टीट्यूट्स में लड़कियों की संख्या इतनी कम क्यों होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हमारा सोशल स्प्रेड है वो हमारी आज की पढ़ाई से गाइड हो रहा है, उसमें क्या बदलने की जरूरत है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और सवाल भी यहाँ पर उठाएंगे हमारे होनहार छात्र छात्राएं बैठे हैं। आप देख रहे हैं मनी मंच।